Hello everyone. In this video we will learn about mycotic corneal ulcer. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि corneal ulcer क्या होता है। तो corneal ulcer is a abrasion plus keratitis and discontinuity in the corneal epithelium with the cellular infiltration and necrosis of the underlying layers. इसमें केराडाइटिस यानी कि कॉर्निया का इन्फ्लामेशन होता है एंड कॉर्निया के जो नॉर्मल 6 लेयर थे उसमें सबसे बाहर की साइड का जो लेयर है एपिथेलियम उसकी डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है इसलिए इन्फिल्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा एंड एपिथेलियम के नीचे के जो लेयर्स थे उसका नेक्रोसिस हो जाएगा। ये है कॉर्नियल अल्सर की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर। माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर मतलब कि फंगस की वजह से जो अल्सर हो रहा है हमारी आई में अल्सर होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, फंगस की वजह से हो सकता है। तो फंगस की वजह से जो अल्सर हो रहा है उसको हम बोलते हैं माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर। तो माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर जो है वो सुप्यूरेटिव कॉर्नियल अल्सर है। सुप्यूरेटिव कॉर्नियल अल्सर मतलब कि इस अल्सर में पस का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, अब हमें देखनी है कि माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर की इटियोलॉजी क्या हो सकती है। तो इटियोलॉजी में हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि इस अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल फंगस कौन कौन सी होने वाली है, मोड ऑफ द इन्फेक्शन क्या होगा एंड थर्ड है रोल ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टीरॉयड। तो इन तीनों को बारी बारी से डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले है फंगस कि ये अल्सर होने के लिए कौन कौन सी फंगस रिस्पॉन्सिबल होगी। तो फंगस में सबसे पहले है फिलामेंटस फंगस, उसमें भी है एस्परजिलस, फ्यूसेरियम एंड सिफेलोस्पोरम, ये सब फिलामेंटस फंगस है। उसके बाद है ईस्ट, कैनिडा, क्रिप्टोकोकस, डायमॉर्फिक फंगस जैसे कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, कोक्सीडियोडिस इमिटिस, ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिडिस, ये सब फंगस के नेम है। इसमें से कोई भी फंगस रिस्पॉन्सिबल हो सकती है माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर के लिए। अभी इस सब फंगस में से मोस्ट कॉमनली फंगस कौन सी एसोसिएटेड होगी माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर के लिए। तो कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फंगस फॉर माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर इज एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, कैंडिडा एंड फ्यूसेरियम। ये तीनों फंगस कॉमनली रिस्पॉन्सिबल होगी अल्सर के लिए। इन तीनों में से भी मोस्ट कॉमनली कौन सी होगी, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल फंगस कौन कौन सी होगी। अब हम ये देखते हैं कि ये फंगस हमारी आई में एंटर कैसे होगी। तो आइए देखते हैं मोड ऑफ द इन्फेक्शन। उसमें सबसे पहले है इंजरी बाय वेजिटेटिव मटेरियल। जो लोग खेतों में काम करते हैं उसको वहाँ की किसी चीज़ की वजह से डायरेक्ट आई में इंजरी हो गई, जैसे कि ब्रांच ऑफ द ट्री, वुडन स्टिक, ये डायरेक्टली आई में लग गया। इंजरी बाय एनिमल टेल, ऐसी कुछ इंजरी हो सकती है। उसके बाद सेकेंडरी फंगल अल्सर भी देखने को मिल सकता है। किन लोगों में, पर्सन हु आर इम्यूनोसप्रेस्ड, जो लोग इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं उन लोगों में, जैसे कि ड्राई आई में, हर्पेटिक केरेडाइटिस में, बुलस केरेडोपैथी में। इस सब कंडीशन में सेकेंडरी फंगल अल्सर भी देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गया मोड ऑफ द इन्फेक्शन। अब हम देखेंगे रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड स्टीरॉइड्स। एंटीबायोटिक्स विल डिस्टर्ब सिम्बायोसिस बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंगस। नॉर्मली हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंड फंगस दोनों ही प्रेजेंट होंगे। एंटीबायोटिक्स क्या करेगी, पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ साथ जो नॉर्मल बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे उसको भी मार देगी। तो बचेगा कौन, फंगस। फंगस ग्रो होके फंगल कॉर्नियल अल्सर करेगी। स्टेरॉइड्स क्या करेगी, स्टेरॉइड्स मेक फंगस फैकल्टेटिव पैथोजेंस। नॉर्मली क्या होता है, फंगस सेप्रोफाइट्स होती है, प्रेजेंट होती है नॉर्मली। अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ही वो पैथोजन की तरह एक्ट करेगी। स्टेरॉइड क्या करेगी, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगी, इसलिए जो ये नॉर्मल फंगस सेप्रोफाइट की तरह प्रेजेंट होगी वो पैथोजन बन जाएगी। अब हम देखते हैं माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर के सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होंगे, पेन, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, वाटरिंग फ्रॉम द आइज, फोटोफोबिया, ब्लड विजन, रेडनेस ऑफ द आइज, ये सब सिम्टम्स होंगे।
Now we will see about signs of mycotic corneal ulcer. साइंस आर मोर प्रोमिनेंट देन सिम्टम्स। इसमें क्या होता है, पेशेंट आके हमें बताएगा कि ये हो रहा है, उससे ज़्यादा हम उस पेशेंट की आँख में देखेंगे तो हमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड साइंस मोर प्रोमिनेंट हो गए, मतलब कि साइंस हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स तो एक दो ही हो गए जो नॉर्मल हर कोई कॉर्नियल अल्सर में या किसी और कंडीशन में भी हो सकता है। आइए देखते हैं साइंस। तो सबसे पहले ये जो आँख में अल्सर होगा ना, वो ग्रे कलर का होगा, ग्रेइश वाइट कलर का, ड्राई दिख रहा होगा। एंड ये जो अल्सर की मार्जिन्स होगी ना, वो अल्सर की मार्जिन्स एलिवेटेड होगी एंड रोल्ड आउट बाहर की तरफ की साइड रोल हुई होगी। उसके बाद क्या है कि ये डिमेंटिशियस फंगस है एक। अगर इस फंगस का इन्फेक्शन हुआ होगा ना, तो वो अल्सर का कलर देखने को मिलेगा, हमें ब्राउन कलर का अल्सर देखने को मिलेगा। उसके बाद है फीदरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। ये जो अल्सर होगा, उस अल्सर में से आजू बाजू में थोड़े थोड़े ऐसे एक्सटेंशंस देखने को मिलेंगे। इनटू सराउंडिंग स्ट्रोमा अंडर द इंटेक्ट एपिथेलियम। मतलब कि ये जो अल्सर की आजू बाजू में जो एक्सटेंशंस हो गए ना, वो एपिथेलियम, उस एक्सटेंशन में एपिथेलियम तो इंटेक्ट ही होगा कॉर्निया में। उसके बाद है स्टेराइल इम्यून रिंग देखने को मिलेगी। ये रिंग क्यों देखने को मिलेगी, तो कि जहाँ पे फंगल एंटीजन एंड होस्ट एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ होगा, वहाँ पे हमें इम्यून रिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद है मल्टीपल स्मॉल स्टीलेट लीजन्स देखने को मिलेगी। अल्सर होगा ये हमारा अल्सर, उसके आजू बाजू में ऐसे थोड़े थोड़े लीजन देखने को मिलेंगे, स्मॉल स्टीलेट लीजन्स अराउंड द अल्सर। उसके बाद है हाइपोपायन। हाइपोपायन देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, और जनरली इसमें हाइपोपायन ना स्मॉल होता है। उसके बाद है एंडोथेलियल प्लेक। एंडोथेलियल प्लेक देखने को मिलेगी। उसमें क्या होगा, फाइब्रिन होगा, ल्यूकोसाइट्स होंगे इस प्लेक में। उसके बाद है परफोरेशन। इस अल्सर में परफोरेशन रेयरली ही देखने को मिलता है, जनरली इस अल्सर में परफोरेशन नहीं होता है। उसके बाद है कॉर्नियल वास्कुलराइजेशन, जनरली एब्सेंट होता है। ठीक है। उसके बाद है हमें इस केस में माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर ही है, उसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो डायग्नोसिस में है क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड लैब डायग्नोसिस। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में क्या है, पेशेंट हमारे पास आया, उसने हमें हिस्ट्री बताई कि हाँ भाई मुझे खेतों में काम करते वक्त इस मटेरियल से या वुडन स्टिक से आँख में इंजरी हुई थी। तो हिस्ट्री ऑफ इंजरी बाय वेजिटेटिव मटेरियल्स, अगर पेशेंट हिस्ट्री दे ही रहा है कि मुझे ऐसा ही हुआ है, तो जनरली हम सोच सकते हैं कि इसको हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर ही हुआ होगा। उसके बाद टिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, हमने जो साइन एंड सिम्टम देखे थे, उसमें से भी स्पेसिफिकली जो साइंस देखे थे कि जो माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर में ही देखने को मिलते हैं, अगर वो प्रेजेंट हो गए तो हमें पता चल जाता है कि ये माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर ही है। उसके बाद क्या है कि ये सब हमें नहीं देखने को मिला, तो हमें एक नॉर्मल कॉर्नियल अल्सर जो था उसको हमने बैक्टीरियल या और किसी अल्सर को मान के ट्रीट किया, और अगर उसको हम सफिशिएंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, तो हम सोच सकते हैं कि ये शायद ये माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है। उसके बाद है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया हमने कॉर्निया का अल्सर का। उसमें हमें माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में अगर हमको फंगस दिख ही रही है, तो हमें पता चल ही जाता है कि ये माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर का ही केस है। तो ये तीनों तो हो गए क्लिनिकल डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस में हम देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस केस में ज़रूरी है, तो कि रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई कॉजेटिव फंगस। अब क्लिनिकल डायग्नोसिस से हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर का केस है, फंगस की वजह से हुआ है, बट फंगस की कौन सी स्पीसीज की वजह से हुआ है, कौन सी फंगस की वजह से हुआ है, ये जानने के लिए हमें लैब डायग्नोसिस करना पड़ेगा। तो लैब डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा सैंपल।
सैंपल कहाँ से लेंगे हम? तो सैंपल हम लेंगे कॉर्निया में से ही। तो कॉर्निया का स्क्रैपिंग करना पड़ेगा, बट कॉर्निया में से ऐसे ही तो सैंपल ले नहीं सकते। उसके लिए हमें सबसे पहले टॉपिकल एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। उसके बाद हम अल्सर के बेस में से, अल्सर के एज में से सैंपल ले सकते हैं। सैंपल लेने के बाद हमें लेबोरेटरी में भेजना है। लेबोरेटरी में फंगस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? KOH में प्रिपरेशन करते हैं, वेट KOH मोड प्रिपरेशन। KOH में प्रिपरेशन करने से हमें क्या पता चलेगा? तो कि फंगस कैसी है, ब्रांच है, सेप्टेट है, किस तरह की फंगस है, ये पता चलेगा। उसके बाद हम ग्राम स्टेन कर सकते हैं, जिम्सा स्टेन कर सकते हैं, सेब्रोड्स अगार में पता कर सकते हैं कौन सी फंगस है। इसके अलावा हम PCR भी कर सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कभी कभी हमें कॉर्निया में से बायोप्सी भी लेनी पड़ सकती है। अब हम देखते हैं कि इस केस में हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो ट्रीटमेंट में है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, कॉन्करेंट ट्रीटमेंट एंड थेरापेटिक पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी। तो आइए अब इस सब के बारे में देखते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में क्या है? ट्रीटमेंट हम किस रूट से दे सकते हैं। ड्रग्स हमें देनी है तो हम टॉपिकली भी दे सकते हैं, इंट्राकॉर्नियल भी दे सकते हैं एंड सिस्टमेटिक एंटीफंगल ड्रग्स भी दे सकते हैं। तो टॉपिकल एंटीफंगल आई ड्रॉप्स में अगर फिलामेंटस फंगस है, जैसे कि एस्परजिलस, फ्यूसेरियम, ऐसी फिलामेंटस फंगस है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है नेटामाइसिन आई ड्रॉप्स 5%। एंड अगर यीस्ट कैंडिडा का इन्फेक्शन है तो ड्रग ऑफ चॉइस है एम्फोटेरिसिन B। उसके बाद अगर हमें इंट्राकॉर्नियल इंजेक्शंस देने हैं, इंट्राकॉर्नियल ड्रग देनी है, तो उसमें जनरली हम देते हैं वोरिकोनाजोल। उसके अलावा अगर सीवियर केस है, डीप फंगल केराटाइटिस है, फंगल अल्सर है, वो डीप है, तो हमें टॉपिकल एंड इंट्राकॉर्नियल से काम नहीं चलता है, तो हमें सिस्टमिक के लिए ड्रग्स भी देनी पड़ सकती है। सिस्टमिक एंटीफंगल ड्रग्स फॉर सीवियर केस ऑफ डीपर फंगल केराटाइटिस। फिर हम देखते हैं कि कॉन्करेंट थेरेपी में हम क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले है साइक्लोप्लेजिक ड्रग, जैसे कि 1% एट्रोपिन आई ड्रॉप्स। एट्रोपिन क्या करेगी? तो कि अल्सर की वजह से अगर उसको पेन हो रहा होगा तो पेन कम करेगी, पोस्टीरियर साइनेकिया फॉर्मेशन प्रिवेंट करेगी। उसके साथ साथ अल्सर की जगह पे ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से हीलिंग जल्दी हो। उसके बाद अगर पेन हो रहा है तो हम सिस्टमिक एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम विटामिन A, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C भी देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा? हेल्प्स दिस विटामिन्स हेल्प्स इन अर्ली हीलिंग ऑफ द अल्सर। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट में हमने देख लिया कि हम एंटी फंगल्स टॉपिकली देते हैं, इंट्राकॉर्नियल देते हैं, या ज़रूर पड़े तो सिस्टमिक के लिए भी देते हैं। साथ साथ में एनाल्जेसिक, साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स, विटामिन्स, ये सब। अगर इस सब की मदद से भी अल्सर हील नहीं हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ कंडीशन में, तो हम केराटोप्लास्टी करते हैं। केराटोप्लास्टी मतलब कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन। थेरापेटिक पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी करते हैं। केराटोप्लास्टी मतलब कि कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन। पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या है? केराटोप्लास्टी के बहुत से टाइप होते हैं कि कॉर्निया के जो 6 लेयर है वो सब लेयर हमें ट्रांसप्लांट करने हैं, एंटीरियर थोड़े लेयर ट्रांसप्लांट करने हैं, या पोस्टीरियर 1 लेयर ट्रांसप्लांट करना है। पेनिट्रेटिंग मतलब कि सब लेयर, फुल थिकनेस केराटोप्लास्टी। अगर इस सब से ट्रीट ना हो तो फिर हम केराटोप्लास्टी करते हैं। ठीक है, आई होप आपको माइकोटिक कॉर्नियल अल्सर के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।